हेलो एवरीवन। श्री विद्या यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आपको सबसे पहले तो सॉरी मैं बोलना चाहूँगा कि इतने दिन से कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी है। मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा, मगर मेरी बीच में कुछ तबीयत ख़राब हो गई, ज़ुकाम बुखार हो गया मुझे। और दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, आपको पता ही है कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहे। ज़्यादा मैं दवाई लेना चाहता नहीं और आसानी से वो जा नहीं रहे। खैर कोई बात नहीं। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो सेक्शन 1.2 से रहेगा। सेक्शन 1.2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे आज हम। सेक्शन 1.2 थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मतलब कंटेंट ज़्यादा है उसमें, इसलिए 2 पार्ट्स में उसको पढ़ेंगे। आज पार्ट ए और कल मतलब अगली वीडियो में हम पार्ट बी करेंगे। पार्ट ए में क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है वो इंडिया में था भी कि नहीं था, और था तो किस तरीके से था। पुराने हमारे थिंकर्स जो थे इंडिया के, उन्होंने क्या इसके बारे में सोचा, और वर्ल्ड वर्ल्ड में भी जो बाकी थिंकर्स थे वो क्या इस बारे में कर रहे थे। क्या ये अर्ली चाइल्डहुड केयर नया कॉन्सेप्ट है या हिस्ट्री में इसकी कुछ रूट्स हैं? क्या इंडिया में ये पहले फॉलो होता था, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन? जैसे कि वर्ड से ही पता चलता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब अर्ली ईयर्स में उसकी केयर बच्चे की और उसकी एजुकेशन, इन पे क्या फोकस था इंडिया का थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है। ECCE, द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर सपोर्टिंग चिल्ड्रंस ऑल राउंड डेवलपमेंट हैज़ बीन इंटीग्रल टू इंडियन ट्रेडिशंस थ्रू आउट आर लॉन्ग हिस्ट्री। अब इसमें पहले ही पॉइंट में बता दिया गया है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये इंडिया के ट्रेडिशन में इंटीग्रल पार्ट है, एकदम रचा बसा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। थ्रू आउट आर लॉन्ग हिस्ट्री, हमारी पुरानी जो इतनी हिस्ट्री है उसके थ्रू आउट चलता आ रहा है, इंटीग्रल पार्ट है। द अर्ली ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ हैव बीन डीपली वैल्यूड अक्रॉस डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप ऑफ इंडिया। डीपली वैल्यू करा गया इनको, अर्ली ईयर्स को, थ्रू अक्रॉस डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप ऑफ इंडिया। इंडिया पोजेसेस अ रिच रेंज ऑफ ट्रेडिशंस, ये तो हम जानते ही हैं कितना हमारा रंगीला देश है। साउथ टू वेस्ट, ईस्ट टू नॉर्थ, हर जगह से, मतलब चारों तरफ से इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतने सारे उनके कल्चर्स हैं, और उन सारे ही कल्चर्स में अर्ली चाइल्डहुड केयर को इम्पोर्टेंस दी गई है। In India possesses a rich range of traditions and practices for stimulating all-round development, including developing values and social capacities in young children. जो वैल्यूज़ है और सोशल कैपेसिटीज़ है, उनकी बात पहले से ही करी जाती है यंग चिल्ड्रन में, इंडियन ट्रेडिशंस में। सच ट्रेडिशनल चाइल्ड केयर टुक प्लेस विद इन जॉइंट फैमिलीज एंड द कम्युनिटी। इंडिया की जो पुराने टाइम में जॉइंट फैमिलीज थी और कम्युनिटी थी, उनमें इन चीज़ों का पहले से ही प्रचलन है। चिल्ड्रन वर सराउंडेड बाय केयरिंग एडल्ट्स एंड पीयर्स। चिल्ड्रन हमेशा से ही केयरिंग एडल्ट्स और पीयर्स से घिरे रहते थे, ऐसा इसमें बोला गया है। आगे हम देखते हैं द इंडियन विजन ऑफ एजुकेशन। इंडिया का विजन क्या है एजुकेशन का? इंडियन विजन, inner and external development. The Indian vision of education, inner and external development. The Indian vision of education has been broad and deep, including the idea that education must foster both inner and external development. Inner और external development दोनों ही होनी चाहिए। Learning about external world should be in consonance. Consonance मतलब सामंजस्य, इनमें कनेक्शन होना चाहिए। जो हम बाहर से, बाहर वाली चीज़ों को जो सीख रहे हैं, बाहर की साइंस मैथ्स ये सब सीख रहे हैं, उससे पहले हमको अपनी अंदर क्या जो इनर रियलिटी है, इनर सेल्फ है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और ये दोनों चीज़ें आपस में जब कनेक्शन से चलेंगी तो हमारी डेवलपमेंट रैपिड रहेगी और बहुत अच्छी क्वालिटी की डेवलपमेंट हमारी हो पाएगी। होलिस्टिक लर्निंग, this is an eminently practical perspective. Developing good health and socio-emotional skills and developing the ability to think and make good and rational choices must occur in an integrated and holistic manner. इनमें बोला गया है जो हमारी हेल्थ और सोशल इमोशनल स्किल्स डेवलप होती हैं,
उनको एक रैशनल चॉइसेस लेने में और गुड डिसीजन लेने में एक इंटीग्रेटेड तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। होलिस्टिक मैनर इसी को बोला गया है, होलिस्टिक लर्निंग। लर्निंग इज नॉट मेयरली गैदरिंग इंफॉर्मेशन। लर्निंग को हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना है। कोई अगर हम बुक पढ़ के डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदर कर ले तो कोई उसको हम लर्निंग नहीं बोल रहे, बट इज द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, आर relationships with others, being able to discriminate between different forms of knowledge and being able to fruitfully apply what is learned for benefit of individual and society। अब क्या कह रहे हैं कि जो हमारी एजुकेशन है, लर्निंग है, वो एक्चुअली में है क्या। जब हमारी सेल्फ की डेवलपमेंट हो, हमारे जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो बेटर हों, हाँ, खुद के साथ और अदर बीइंग्स के साथ, औरों के साथ हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ, फ़र्क कर पाएँ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज में, अलग अलग जो विद्याएं हैं उनमें हमको फ़र्क पता हो, उस उनमें डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ, एंड बीइंग एबल टू फ्रूटफुली अप्लाई व्हाट इज़ लर्न, और जो हमने ये सब सीखा उसको अप्लाई भी कर पाएँ। सिर्फ बुकिश नॉलेज ना हो कि हमारे पास डिग्री है और सब कुछ है, मगर हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, यूज़ ना कर पा रहे, तब उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। आपने देखा भी होगा कि लोग इतनी सारी डिग्रीज ले लेते हैं, बेसिक सिविक सेंस नहीं होती उनके पास, क्योंकि उन्होंने जो नॉलेज गेन करी उन्होंने कभी अप्लाई करना सीखा ही नहीं उसको, है ना। ठीक है, तो ये हमारी लर्निंग इंडियन वे में क्या होती है, इंडियन विजन में नॉलेज लर्निंग का मतलब ये है कि हम सेल्फ का, अपने रिलेशनशिप्स का, अपने साथ, औरों के साथ, और उन चीज़ों को अप्लाई कर पाएँ, ये एक्चुअली में रियल लर्निंग है। अब ये देखिए, पंचकोश विकास, 5 फोल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूँ ये कैसे हमारा आज के टाइम में इम्पोर्टेंट है। ये मैं पहले भी आपको सर्कुलर दिखाता रहा हूँ। ये भी डीओई का एक सर्कुलर है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस ऑफ लिविंग प्रोग्राम। इम्प्लीमेंटेशन कौन सा, किस चीज़ का है, इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ मैं। साइंस ऑफ लिविंग, ये एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, मतलब दिल्ली के स्कूल्स में। साइंस ऑफ लिविंग किन क्लासेस के लिए, केजी टू ट्वेल्थ, मतलब पूरी ही मतलब क्लासेस कवर हो गई। अब मेरा जो एम है वो आपको इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करना नहीं है, ऑल्दो इस प्रोग्राम का इंचार्ज मैं हूँ अपने स्कूल में, मगर मेरा जो एम है वो आपको ये दिखाना है। ये drawing from the rich heritage of the Indian knowledge system while combining modern pedagogies with traditional values, the program adopts to structurally experiential and reflective framework from implementation। इंडियन नॉलेज सिस्टम से इसको सिंक करा गया है, और क्या कहा गया है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, होलिस्टिक हेल्थ एंड पंच कोश डेवलपमेंट। जो पंचकोश डेवलपमेंट है ना, इस पे मेरा फोकस है। ये मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, ये आज के टाइम में हमारी डीओई ने अडॉप्ट कराया है इसको, पंचकोश डेवलपमेंट को, और इसके बारे में ही बात कर रहा है हमारा एनसीएफ, पंचकोश डेवलपमेंट। ऐसे ही धीरे धीरे किसी भी एनसीएफ को अडॉप्ट करा जाता है। पिछली बार हमने किसी और चीज़ के बारे में बात करी थी, हाँ याद आ गया मुझे, वो जो एजिस, अगले सेशन से एडमिशन की एजिस चेंज हो रही है ना, एक क्लास एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, उसके बारे में हमने बात करी थी कि कैसे एनसीएफ को अडॉप्ट करा जा रहा है, एनईपी को अडॉप्ट करा जा रहा है। अब ये पंचकोश को आप देख लीजिए, पंचकोश एनसीएफ में बात करी गई और डीओ ने उसको अडॉप्ट कर लिया है, अपने साइंस ऑफ लिविंग प्रोग्राम का एक हिस्सा बना लिया है। अब ये पंचकोश 5 फोल्ड डेवलपमेंट क्या है, इसको हम देख लेते हैं। द चाइल्ड इज अ होल बीइंग। चाइल्ड एक अपने आप में पूरा इंसान है, होल बीइंग है, विद पंच कोशाज और 5 शीट्स। पंच कोश या फिर 5 लेयर के साथ एक चाइल्ड है। द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड टेक्स इनटू अकाउंट द नर्चरिंग एंड नरिशमेंट ऑफ दीज 5 इंटरकनेक्टेड लेयर्स।
दो जो नरिशमेंट है और जो केयर है बच्चे की, वो इन 5 इंटरकनेक्टेड लेयर्स की नरिशमेंट से ही डायरेक्टली लिंक है। और ये लेयर कौन-कौन सी हैं? इनको क्या बोला गया है? पंचकोश। कोश एक तरीके से तिजोरी या इस चीज़ को भी बोला जाता है कोश, भंडार। इन 5 शीट्स लेयर बोल दिया गया है, पंचकोश या फिर 5 शीट्स। कौन-कौन से कोश हैं ये? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब ये कोश अन्नमय कोश से आप रिलेशन अन्न से बन रहा होगा, यानी कि फूड से। ये हमारी लेयर है फिजिकल लेयर, द फाउंडेशन ऑफ बॉडीली डेवलपमेंट एंड हेल्थ। ये हमारी फिजिकल डेवलपमेंट और हेल्थ से रिलेटेड वाला कोश है, ठीक है। अगला कोश कौन सा है हमारा? प्राणमय कोश, लाइफ फोर्स एंड एनर्जी लेयर, ब्रीथ एंड वाइटैलिटी। जो हमारे बॉडी फंक्शंस होते हैं ना, ब्रीथ, हमारी जो नाड़ी होती है, नाड़ी आपने सुना होगा, हमारी हार्ट बीट, हमारी जो रिदम है बॉडी की, वो प्राणमय कोश के अंदर आएगी। प्राणायाम करते हैं ना, वो उससे रिलेटेड है प्राणमय कोश। अगला हमारी लेयर है मनोमय कोश, माइंड लेयर, इमोशंस एंड मेंटल प्रोसेसेस। जो हमारी जो क्षमता है ना इमोशंस की, मेंटल स्टेबिलिटी की, वो मनोमय कोश में आएगी। कैसे हम इमोशनली स्टेबल हैं, इमोशनल कोशेंट कितना है हमारा, वो सब मनोमय कोश में आएगा। विज्ञानमय कोश, ये ज़्यादातर नॉलेज से, विजडम से रिलेटेड है, ठीक है। विज्ञान में, विज्ञान से आपसे साइंस से रिलेटेड हो रहा होगा, ये थोड़ा विजडम, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर क्या है, इंटेलेक्चुअल लेयर है हमारी, इंटेलेक्चुअल लेयर बोला गया है इसको। एक है हमारी लास्ट में आनंदमय कोश, इनर सेल्फ। जब ये सब हम पार कर जाएंगे, अन्न, प्राण, मनोमाया, विज्ञान में, तब हम पहुंचेंगे आनंदमय कोश, जो कि है इनर सेल्फ, स्पिरिचुअल एसेंस एंड ब्लिस। ब्लिस मतलब एक तरीके से एक ऐसा एहसास, खुशी का एहसास, ब्लिस। ये 5 कोश हैं और ये इसी सीक्वेंस में है। सबसे पहले हम आनंद में, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, इनको ऐसे ही इसी सीक्वेंस में करते हैं। मगर ये ऐसा नहीं कि एक के बाद एक होगा, साथ के साथ भी हो सकते हैं, मगर पांचों के पांचों जब इंटरकनेक्टेडली डेवलप होंगे, तब ये एक अच्छा डेवलपमेंट हमारा बच्चे का हो पाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, इसी के बेसिस पे 5 डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट हम देख लेते हैं। सबसे पहली है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। ये किससे रिलेटेड है? अन्नमय कोश से। इसमें सारी क्या बातें करी गई हैं? फिजिकल फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, न्यूट्रिशन, हाइजीन, पर्सनल हेल्थ, इन सब के बारे में इस वाले फिजिकल डेवलपमेंट डायमेंशन में बात करी गई है, जो अन्नमय कोश से रिलेटेड है। अगला हमारा है डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी, प्राणिक विकास, प्राणमय कोश है ना। बैलेंस एंड रिटेंशन ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल मेजर सिस्टम्स बाय एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये वही है जो प्राणायाम करते हैं ना, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अपनी बॉडी को क्लेंस करना, सारे जो वाइटल सिस्टम है हमारे वो एक तरीके से कैलिब्रेट हो जाएं, ये सब उसके बारे में बात करता है प्राणमय कोश। अगला है हमारा मनोमय कोश, इमोशनल स्लैश मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, हमारा मन का मानस का विकास, मानसिक विकास। कंसंट्रेशन आके इसमें इसमें क्या क्या आ गया? कंसंट्रेशन, पीस, विल एंड विल पावर, करेज, हैंडलिंग नेगेटिव इमोशंस। हम ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में ये इंसान के पास कुछ हो ना हो, ये पावर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे आसपास रहती है। ये वाली अगर स्किल नहीं होगी, हैंडलिंग नेगेटिव इमोशंस, तो हमारा काम नहीं चल पाएगा। डेवलपिंग वर्चूज, द विल टू अटैच एंड डिटैच फ्रॉम वर्क, पीपल एंड सिचुएशंस। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। विल टू अटैच, डिटैच, अटैच एंड डिटैच फ्रॉम वर्क, पीपल एंड सिचुएशंस। हम अटैच भी हो पाए और डिटैच भी हो पाए अपने काम से, लोगों से और किसी परिस्थिति से। हम जुड़ भी आसानी से जाएं, और हमारा अगर हमें ऐसा करना पड़े तो हम डिटैच भी आसानी से हो जाएं। हैप्पीनेस, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, कल्चर एंड लिटरेचर, ये सारा मनोमय कोश के अंदर आ रहा है। अगला हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट,
बौद्धिक विकास, अभी आप बताइए कौन से कोश में आएगा? ये आएगा हमारा विज्ञान में कोश में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिटिकल एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सिंथेसिस, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे क्रिएटिविटी एंड पावर, डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारा जो हमारा दिमाग का खेल है ना, जो थोड़ा सीखने वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, नॉलेज वाला, वो सारा विज्ञान में कोश में आ रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जिसको चैतसिक विकास या फिर हमारे अगर कोश से रिलेट करें तो आनंदमय कोश, इसमें क्या आ रहा है? हैप्पीनेस, लव, कंपैशन, स्पॉन्टेनिटी एंड फ्रीडम, एस्थेटिक सेंस, द जर्नी ऑफ टर्निंग द अवेयरनेस इनवर्ड्स। अवेयरनेस जो है वो इनवर्ड्स यानी अपनी तरफ उसको मोड़ा जा रहा है। अवेयरनेस को, बाहर की दुनिया तो जान ली, खुद के बारे में भी जान पाए, और तब उस आनंदमय कोश का आनंद हम ले पाए। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? किसी एक रूटीन को छोड़कर एकदम से अलग चीज में चले जाना, स्पॉन्टेनियस रहना, उसको स्पॉन्टेनिटी कहते हैं। पंचकोश इज एन, अलग कलर में इसको थोड़ा कर देता हूँ, रेड कर लेते हैं। पंचकोश एक एंशियंट एक्सप्लिकेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस of the body mind complex in human experience understanding. This dichotomous approach to human development gives clear pathways and direction towards a more holistic education. नॉन डाइकोटोमस मतलब जिसके ज़्यादा वो नहीं है, पार्ट नहीं है, ठीक है, उसको नॉन डाइकोटोमस कहते हैं। ये एंशियंट हमारी एक तरीके की खोज है या फिर रचना है, ठीक है, माइंड और बॉडी के कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने की, ठीक है। आगे हम देखते हैं गुरुकुल सिस्टम में भी ये सारा हम एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। हम ये सब क्यों जान रहे हैं? हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने शुरू में बात करी थी, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है वो हमारे एशियन टाइम में था कि नहीं था, इस बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और हमने पहले ही क्लियर करा था कि हमारा इंटीग्रल पार्ट रहा रहा है ये हमेशा से, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का, ठीक है। उसके कंटेक्स्ट में हम ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। अब ये तो आपने, इसका कलर बदलना पड़ेगा, बड़ा अजीब कलर हो गया है, ब्लू ही ले लेते हैं। द गुरुकुल सिस्टम, द गुरुकुल सिस्टम आपने सुना ही होगा, गुरु शिष्य परंपरा। द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा कहा जाता है कि जब बाकी सभ्यताएं कपड़े तक नहीं पहन रही थी ना, उस समय हम शिक्षा प्रदान कर रहे थे, बाकी देशों से लोग आ रहे थे, सीख रहे थे। तो इतना हमारा पुराना है एजुकेशन सिस्टम। बीच में आक्रांता आए, उन्होंने कोशिश करी बर्बाद करने की, और वो बहुत हद तक मैं तो कहूँगा सक्सेसफुल भी रहे, मगर फिर भी हमारा फॉल नहीं हुआ, ऐसे ही हम बिल्कुल परास्त नहीं हुए। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं उसको वापस एनरिच कर रहे हैं अपने सिस्टम को। तो एक हम इसको देख लेते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम था गुरुकुल सिस्टम, not only fostered holistic development but also emphasized the importance of interrelationship between teacher and student and in learning and growth. गुरुकुल सिस्टम जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ फोकस तो करता ही था, मगर उसका सबसे जो कोर था वो क्या था? गुरु शिष्य में संबंध, इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एंड लर्निंग और ग्रोथ। लर्निंग और ग्रोथ का जो आपस में संबंध है, और टीचर और स्टूडेंट का जो आपस में लिंक है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं? आइडियल एनवायरनमेंट enables the desire to learn and provide opportunities to apply knowledge। एक आइडियल एनवायरनमेंट होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फैक्ट्री एरिया में एक तरफ लोहा कट रहा है, हथौड़ा बज रहा है और आप पढ़ रहे हैं। अगर एनवायरनमेंट अच्छा हो, आप अच्छी आपका मतलब हवा मिल रही है, गर्मी नहीं लग रही, सर्दी नहीं लग रही, और थोड़ा मच्छर नहीं काट रहे, शोर नहीं हो रहा, ऐसा थोड़ा बॉडी को अच्छा लगे, माइंड को अच्छा लगे, तब लर्निंग थोड़ी अच्छी हो पाती है और उस लर्निंग को हम अप्लाई भी कर पाते हैं, ठीक है। अगला क्या है? ये आइडियल एनवायरनमेंट, ये एक तरीके से कोर था गुरुकुल सिस्टम का। जब हम आप आंख बंद करके अगर गुरुकुल सिस्टम को इमेजिन करेंगे,
तो सबसे पहले आपको कोई बिल्डिंग नहीं दिखेगी, सिंगल स्टोरी कोई स्ट्रक्चर दिखेगा, एक मंजिल की कोई कुटिया टाइप या स्ट्रक्चर दिखेगा, पेड़ पौधे दिखेंगे, खुला एनवायरनमेंट दिखेगा, है कि नहीं। कोई आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग या कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं आने वाला गुरुकुल गुरुकुल सिस्टम को, जो आप टिपिकल गुरुकुल सिस्टम को सोचेंगे। ठीक है, तो ये आइडियल एनवायरनमेंट इसका कोर था। उसके बाद क्या है, एक्सप्लोरेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द इनर सेल्फ। खुद के एक्सप्लोरेशन और खुद के एग्जामिनेशन के अपॉर्चुनिटी देता था गुरुकुल सिस्टम, खुद को जान पाए और खुद को एक्सप्लोर कर पाए हमारी क्या प्रतिभाएं थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कुछ टेक्स्ट में, जो इंडिया के एंशियंट टेक्स्ट है, ऐसा बोला जाता है कि हम जो हैं, हमारे दो जन्म होते थे, एक जन्म हमारी माँ देती थी हमको, दूसरा जन्म हमारा गुरु देता था। अब वो गुरु कैसे देता था, वो इसी चीज़ से देता था। हमारा एक्सप्लोरेशन जब हम करते थे गुरुकुल में, खुद को एग्जामिन करते थे, और हम जान पाते थे कि हमारा जो बॉडी और माइंड है वो बेस्ट सूटेड किस चीज़ के लिए है, किस फील्ड में हमें जाना चाहिए। तो जब हम इस चीज़ को जान पाते थे, तब हम बोलते थे कि हमारा ये दूसरा जन्म हुआ है, गुरु ने हमें दूसरा जन्म दिया है। हमारा जो कोई किसी चीज़ में जाता था, कोई आर्ट्स में, कोई वॉर में, वो मतलब युद्ध कला में जाता था पुराने टाइम में। ठीक है, कोई आर्टिशन बन रहा है ना, इन चीज़ का, इसको अलग, इसको ही इनर सेल्फ को हम आज आज के टाइम में क्या है, डिग्री ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं कि आगे हम क्या करें। जब सब सब कुछ खत्म होने के बाद हम सोचते हैं कि हमें क्या बनना है, वहाँ पे पहले ही कुछ ईयर्स में सोच लिया जाता था कि ये हम बेस्ट सूटेड इस चीज़ के लिए हैं, और हम इस रास्ते पर अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे है ग्रोथ फोस्टर्स कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ग्रोथ को फोस्टर करता था। ग्रोथ तो फोस्टर होगी ही जब राइट डायरेक्शन में हमारा मूव करेंगे हम। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्मृति, मेमोरी। जब हमारे, देखिए दो शब्द हैं मगर मीनिंग एक है, स्मृति और मेमोरी। जब हम मेमोरी को सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि किसी चीज़ को स्टोर करने की कैपेसिटी। मगर जब जब हम स्मृति वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अलग छवि बनती है, हमारे दिमाग में बनता है स्मृति मतलब समझ। तो वर्ड एक ही है मगर इनका मीनिंग अलग अलग है, यही इसमें बोला गया है। The ancient Indian emphasis on smriti, memory, is critical to overall development of a human being. It has often been misunderstood. ये मैं बात कर रहा था कि मिसअंडरस्टूड हुआ है इसको। एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, जैसे ही मेमोरी या स्मृति की बात आती है हम सोचते हैं ये रोट लर्निंग या रटने से रिलेटेड है, कुछ चीज़ों को स्टोर करने से, मगर ऐसा नहीं है। विच इन प्रिंसिपल एंड व्हेन प्रैक्टिस विद फिडेलिटी इट इज नॉट। ठीक है, ऐसा नहीं है। स्मृति क्या है, एक्चुअल में डेलिब्रेट प्रैक्टिस है, जान पूछकर की गई प्रैक्टिस किसी चीज को रिटेन करने के लिए। रेगुलर एंड इंटेंशनल रेपिटेशन, डीप प्रोसेसिंग, सोचने के बाद, मीनिंगफुल एंगेजमेंट विद कंटेंट। मीनिंगफुल एंगेज कर रहे हैं हम अपने माइंड को जो कंटेंट है उसके साथ। जनरेटिंग क्यूज मतलब एक तरीके से सुराग टाइप। क्रिएटिंग मेमोरी ट्रिगर्स, कुछ ऐसे ट्रिगर्स बना लेते हैं जिससे हमारा वो पार्ट मेमोरी का ट्रिगर हो जाए और हमारे रिकॉल कर पाए हम चीज़ों को। मेकिंग कनेक्शंस, फॉर्मिंग एसोसिएशन बिटवीन आइडियाज़, इतने सारे आइडियाज़ जो हम सीख रहे हैं उनमें आपस में कनेक्शन बना पाए। ठीक है, क्या क्या हो गया, डेलिब्रेट प्रैक्टिस हो गई है डेलिब्रेट प्रैक्टिस, जनरेटिंग क्यूज, डीप प्रोसेसिंग, मेकिंग कनेक्शन, ये सारे मिला के स्मृति बना रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ चीज़ों को स्टोर कर लिया, रट लिया, उसी को हमने बोल दिया ये हमारी स्मृति की शक्ति है, मेमोरी पावर है, ऐसा नहीं है, सीखना भी है। करंट कॉग्निटिव साइंस रिसर्च इंडिकेट दैट स्मृति, both working memory and long-term memory, plays an important role in cognition and comprehension। पहले ही बोल दिया गया है रिसर्च ने कि स्मृति जो है हमारी वर्किंग मेमोरी, जो इस टाइम पे काम कर रही है आपकी, जब इस टाइम प्रेजेंट में आप सीख रहे हैं कुछ, और लॉन्ग टाइम मेमोरी जो पुराने मतलब लॉन्ग टर्म तक स्टोर हो रहती है और बाद में आप रिकॉल करते हैं।
ये इम्पोर्टेंट रोल करती है किस चीज़ में, कॉग्निशन और कॉम्प्रिहेंशन में, समझने और कॉम्प्रिहेंड करने में, ठीक है। इनसफिशिएंट एम्फेसिस ऑन मेमोरी ऑफन रिजल्ट्स इन इनएडुकेट आउटकम्स। अगर हम मेमोरी पर सॉरी मेमोरी पर अगर हम एडुकेट एम्फेसिस नहीं डालेंगे तो क्लासरूम में आउटकम अच्छे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। द चाइल्ड एज अ यूनिक बीइंग, the most the child as a unique being. In most Indian traditions, children are rarely seen as blank slates. Children को blank slates नहीं समझा जाता। हमारे जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं उनमें चिल्ड्रन को ब्लैंक स्लेट्स नहीं बोला जाता। ब्लैंक स्लेट मतलब एकदम खाली तख्ती। ऐसा नहीं है कि उनके पास जब वो पैदा हुए या जब वो छोटे हैं तो उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई एंडोमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। They are considered to possess certain dispositions which influence the child's relationship with the world. Disposition मतलब जो ऑलरेडी बच्चे के पास है, ठीक है। मतलब उसका एंडोमेंट जो है, एंडोमेंट से आप समझते हैं, मतलब जो चीज़ उसके पास ऑलरेडी है, मतलब वो लेकर ही पैदा हुआ है, उसके पास उसकी पोजेशन में है। जो चाइल्ड इन दीज ट्रेडिशंस is seen both as social being and unique person, एक यूनिक पर्सन और एक सामाजिक बीइंग की तरह उसको देखा जाता है। हु इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंटेक्स्ट एज वेल एज बाय वंस ओन चॉइसेस। जो कंटेक्स्ट है उसके आसपास का, उससे भी उसको फर्क पड़ रहा है और खुद की चॉइसेस से भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि वो सोशल बीइंग भी है और एक यूनिक पर्सन भी है। यूनिक पर्सन है तो अपनी चॉइसेस से फर्क पड़ रहा है, और वो सोशल बीइंग है तो आसपास के कंटेक्ट से फर्क पड़ रहा है उसको। लर्निंग शुड हेल्प द चाइल्ड प्रिपेयर फॉर एक्शन, कर्म एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जो सीख रहा है बच्चा वो चीज़ हेल्प करेगी उसको कर्म करने में और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने में। द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी बिकम्स एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द वे एजुकेशन इज अंडरस्टूड फ्रॉम कल्चरल स्टैंड पॉइंट। अब अगर इस तरीके से सोचें तो एक पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से एजुकेशन को कल्चर के स्टैंड पॉइंट से जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आयुर्वेदा एंड चाइल्ड केयर। अब आयुर्वेद से हम चाइल्ड केयर को कैसे जोड़ पाएंगे, इसको हम देख लेते हैं। सिंस द वैदिक era, द एंशियंट इंडियन होलिस्टिक नेचुरल साइंस मेडिकल सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा, जो हमारा खुद का जो एक साइंस का हेल्थ केयर का सिस्टम था आयुर्वेदा, हैज़ बीन अ गाइड टू अर्ली चाइल्डहुड प्रैक्टिसेस। वो एक गाइड के तरीके से काम करा है उसने अर्ली चाइल्डहुड प्रैक्टिसेस के लिए। विद वन ऑफ इट्स 8 ब्रांचेस डेडिकेटेड टू केयर ऑफ एजुकेशन, उसकी 8 में से एक ब्रांच केयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए ही एक तरीके से डेडिकेटेड थी। द अप्रोच to knowledge and understanding of child care in Ayurvedic texts was holistic. The biological, psychological, sociological and cultural approaches were seen as mutually inclusive. ये सारी जो approaches हैं इनको inclusive एक तरीके से देखा गया। ये कौमार भृत्या, ये चीज़ें आपके लिए नोट करने वाली हैं। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ कश्यप संहिता का पहला सेक्शन जो है कौमार भृत्या, रिटन इन 6th century BCE, इज कंसल्टेड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ पीडियाट्रिक्स। बच्चों के जो इलाज के लिए पीडियाट्रिशियन होता है उसके लिए, गायनेकोलॉजी के लिए और ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए इस कौमार भृत्या को जाना जाता है, ठीक है। उस टाइम पे 6th century BCE मतलब अभी हम एडी में चल रहे हैं, 2025 एडी चल रहा है, ठीक है। ये 2025 ये वाले साल घटाइए और उससे पहले से 6 सेंचुरी घटाइए पीछे की तरफ, बीसी पीछे की तरफ गिना जाता है ना। तो इतने टाइम पहले भी हम इन चीज़ों के बारे में, पीडियाट्रिशियंस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। इतना रिच है हमारा एंशियंट सिस्टम एजुकेशन का भी और हेल्थ का भी। होलिस्टिक एनवायरनमेंट
एन एनवायरमेंट सफ्यूज मतलब एक तरीके से घिरा हुआ, सफ्यूज विद फ्रेश एयर, ग्रीनरी एंड एम्पल सनलाइट प्रमोट्स द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ अ चाइल्ड। अब देखिए कितने टाइम पहले ये बात करी गई थी और अब आज के टाइम में हम दोबारा इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। आपने डीएलएड में पढ़ा होगा और सुना भी होगा और प्रैक्टिस भी करा होगा कि क्लासरूम की जो वेंटिलेशन है प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है, कोई किसी तरीके का कोई सफोकेशन नहीं होना चाहिए क्लास में। और इन चीज़ों के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं, गुरुकुल सिस्टम हो या फिर इन आयुर्वेद में बात करी हो, क्या बात करी है, फ्रेश एयर के बारे में, ग्रीनरी के बारे में, एम्पल सनलाइट, खूब प्रचुर मात्रा में सनलाइट मिले, सनलाइट से विटामिन डी वो सिंथेसाइज करे बच्चा, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में तो हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। संस्कारास, राइट्स ऑफ पैसेज, संस्कार आपने सुने होंगे, ठीक है। अब वेदास व्यू बोथ मदर एंड चाइल्ड एज सिम्बायोटिक। अब ये सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक बीइंग्स वो होते हैं, सिम्बायोटिक इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो बहुत चीज़ों के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे कि जंगल में अगर एक चिड़िया किसी भैंस की कीड़े खाती है तो वो चिड़िया के लिए तो बेनिफिशियल है ही, ठीक है, वो भैंस के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि उसके खुजली ख़त्म हो रही है, एक तरीके से कीड़ा उसकी बॉडी से हट रहा है। और जब ऐसा होता है तो वो दोनों ही मतलब वो उस चीज़ को, भैंस जो है वो चिड़िया को भगाएगी नहीं या कौवे को भगाएगी नहीं, वो उसको अलाउ करेगी कि हाँ भाई तू खा ले, ठीक है, इससे मेरे को तो फ़ायदा ही हो रहा है, तेरे को भी फ़ायदा हो रहा है, मेरे को भी। हम वो सिम्बायोटिक रिलेशन बोला जाता है उसको। आपने देखा होगा कुछ बेलें जो हैं वो पेड़ों से लिपट लिपट कर ऊपर चढ़ जाती हैं, वो पूरी तरीके से उस पेड़ पे डिपेंड हो जाती हैं, ठीक है। इनको सिम्बायोटिक रिलेशन बोला जाता है। हमारी वेदों में क्या बोला गया है? मदर और चाइल्ड का रिलेशन जो होता है वो भी सिम्बायोटिक ही होता है। यूनिट, इनको सिम्बायोटिक यूनिट बोला गया है। एंड एम्फसाइज संस्कारास और राइट्स ऑफ पैसेज along with prescribed developmental approaches and childcare practices based on age of the child. These samskaras sequence the optimal physical and physiological progress in each phase of life cycle. अब ये जो संस्कार थे वो एज अप्रोप्रिएट थे, हर एज में अलग एक संस्कार प्रैक्टिस करा जाता था। संस्कार इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, हिंदी में हम संस्कार ही कह देते हैं। वो एज अप्रोप्रिएट होते थे, पर्टिकुलर एज पे एक संस्कार करा जाता था और ऐसे ही उसकी जो लाइफ साइकिल है थ्रू आउट उसके वो चलते रहते थे, ठीक है। पता नहीं, मुझे तो एक्चुअल में नॉलेज नहीं है, पता नहीं कितने 21 संस्कार होते हैं, 14 होते हैं, वो आप थोड़ा देखना। इतने संस्कार हमारे हिंदू ट्रेडिशन में बोला गया है कि एक ह्यूमन बीइंग को ये परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। कुछ दो तीन जो चाइल्ड से रिलेटेड है हम देख लेते हैं। अन्नप्राशन, ये तो बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। अन्नप्राशन संस्कार, फर्स्ट फीडिंग ऑफ सॉलिड फूड टू द बेबी यूजुअली इन 6 months आफ्टर बर्थ। अब 6 महीने तक, आपने सुना भी होगा, टीवी पर आता भी रहता है कि 6 महीने तक बच्चा अपनी माता का ही स्तनपान करे, उन्हीं का दूध पिए, उसके बाद वो कुछ सॉलिड फूड खा सकता है। मगर 6 महीने तक कोई पानी भी नहीं और कुछ अलग से खाना भी नहीं, सिर्फ दूध पर ही वो डिपेंडेंट रहता है, दूध ही उसका कंप्लीट फूड है उस टाइम तक, ठीक है। और मदर और चाइल्ड की बॉडी इतनी सिम्बायोटिक होती है उस टाइम पर कि वो मदर की बॉडी को एक्चुअली में पता होता है कि बच्चे के अंदर क्या चीज़ें की कमी है, और वो जो दूध बन के आता है वो भी उसी कंटेंट्स में एनरिच होके आता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। तो अन्नप्राशन एक संस्कार होता है जो फर्स्ट फीडिंग होती है 6 महीने बाद, पहला जब खाना खाता है उसको, उस संस्कार को बोला गया है। तो आप खुद देख लीजिए साइंस से और जो मॉडर्न साइंस है उससे कितना रिलेटेड है हमारा ये एंशियंट सिस्टम संस्कार का, और कितने टाइम पहले का है ये। विद्यारंभ, ceremonial introducing the child to the alphabet within the first 8 years of life। अब ये विद्यारंभ नाम से एक बुक भी आती है वैसे तो डीओवी के स्कूल्स में, मगर एक तरीके से संस्कार था कि पहले 8 साल में जब वो बच्चा पहली बार किसी अक्षर से उसका इंट्रोडक्शन होता है तो उसको विद्यारंभ संस्कार बोला गया है।
चार पुरुषार्थ के बारे में बात करी गई है। परसुइट होता है किसी चीज़ की खोज में निकलना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके बारे में बात की गई है हमारे एंशियंट सिस्टम में। ठीक है, ये सारे संस्कार के बारे में हमने बात कर ली। आगे देखते हैं। रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ चाइल्ड केयर। कल्चरल हेरिटेज जो चाइल्ड केयर के लिए है वो क्या है? अभी तक तो हमने आयुर्वेद देखा है ना, संस्कार देखे, आयुर्वेद देखा, गुरुकुल सिस्टम देखा, पंचकोश देखा। अब जो कल्चरल कल्चरल हेरिटेज है चाइल्ड केयर का वो क्या था? एविडेंस ऑफ दिस मल्टी कल्चरल लीनिएज ऑफ चाइल्ड केयर। लीनिएज क्या होता है? एक तरीके से नीचे की तरफ जो फ्लो होता है ना, उसको लीनिएज कहते हैं। विच वॉज primarily home and family based and passed on from one generation to the next। ठीक है, is manifested in rich repertoire। repertoire इसका तो मतलब मुझे भी नहीं पता क्या है इस वर्ड का मतलब। of infant and child games and lullabies, children's folk stories, rhymes and riddles, folk toys and massages for infants। अब हमारे कल्चर ने हमारी चाइल्ड के लिए क्या करा, बेसिकली वो हम बात कर रहे हैं। कल्चर ने हमें दिए हैं फोक टॉयज, ललाबाज यानी लोरियाँ, गाने, और इन्फेंट गेम्स और मसाजेस। ठीक है, एक एक पे बात कर लेते हैं। फोक टॉयज, हमारे जो खिलौने थे वो भी बच्चे के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ खिलौने, लाइटें लगा दी उनमें रंग बिरंगी और वो खिलौने बन गए। स्पिनिंग टॉप्स, स्पिनिंग टॉप जब आप देखते हैं लट्टू को, जो पहले वाले लट्टू होते थे उनमें एक टिप होती थी जिसको पकड़कर हम घुमाते थे, रस्सी से नहीं। एक लट्टू वो होता था जिसपे, ये वाला दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे अगर आपको कर्सर दिख रहा हो, ये वाला, जिसको हाथ से घुमाते थे। अब जब बच्चा उंगली से इसको पकड़ेगा तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स कितनी डेवलप होंगी। ठीक है, फ्लूट, अब फ्लूट देखिए, आप खुद देखिए, मैं आपको पॉइंटर से दिखाता हूँ। ये रहा, कलर बदलना पड़ेगा इसका, एक मिनट, क्या करें, ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन दिख जाएगा ना। हाँ, इस वाले लट्टू की मैं बात कर रहा था। जब इसको घुमाएंगे तो फाइन मोटर स्किल्स कितनी डेवलप होंगी। ये शायद फ्लूट है ये वाली, या फ्लूट तो आपने देखी है ही। फ्लूट को जब बच्चा फ्लूट को जब बच्चा बजाएगा तो उसके ऊपर कितने छेद होते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा सेम टाइम पर। ठीक है, तो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगे और उसी टाइम पे वो फूंक मारेगा उसमें, तो उसकी जो एक तरीके से जो लंग्स की कैपेसिटी है वो डेवलप होगी। अर्दनवेयर वेसल्स, मिट्टी के बर्तन, डेमोन्स्ट्रेटिंग बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन प्ले मोड। ये सारे साइंस से जुड़े थे और बच्चों के लिए एक तरीके से खिलौना भी बन गए थे। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये जो खिलौने हैं वो डेवलप हुए थे। उसके अलावा देखिए लेलेबाइज एंड सॉन्ग्स। अब एक तरफ जब एक, मुझे ध्यान नहीं है, एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक थ्योरी दी थी, स्लीपिंग थ्योरी शायद उसका नाम है। वो कहता था कि बच्चों को सुलाने के लिए उनको रोने दिया जाए। ठीक है, उनको रोने दो, और शायद पीटने की भी बात करी गई थी कि अगर रोते हैं तो रोने दो, रोने के बाद वो खुद चुप होके सो जाएंगे। ऐसी कोई थ्योरी दी थी उसने वेस्ट में। और हमारी क्या थ्योरीज थी, हमने क्या बनाई, हमने लोरियां बनाई। अब लोरियां भी कैसी, लोरियां क्यों बनाई? एक तो उसमें रिदम है, रिदम से बच्चे का मन शांत होगा। दूसरा उसमें वर्ड्स है, वोकेबलरी है। जब बच्चा उनको सुनेगा तो ग्रास्प तो कर रहा है ना, कान में जा रहे हैं, दिमाग में तो जा रहा है ना, तो लैंग्वेज डेवलप होगी। रिदम से उसका मन शांत होगा और वो सो जाएगा। और वेस्ट में क्या था कि सो रोने दो और ये सो जाएगा। तो हमारा कल्चर कितना अच्छा था, ठीक है, उस टाइम पर भी, कि हमने लोरिया बनाई, गाने बनाए। रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट थ्रू राइम्स, रिडल्स एंड स्टोरीज। कहानियाँ कितनी सुनी है हमने दादियों से, कहानी सुन सुनकर सो जाते हैं बच्चे। ठीक है, इन्फेंट गेम्स, बच्चों के खेल, सेंसरी मोटर एक्टिविटीज इन कॉन्सोनेंसेस विद डेवलपमेंटल स्टेजेस। सामंजस्य इसका वर्ड का मीनिंग होता है कनेक्शन। जो गेम्स थे वो इस तरीके से बनाए गए कि सेंसरी मोटर उनकी जो डेवलपमेंट है वो हो पाए, स्टेज अप्रोप्रिएट वो भी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ रह गई है, मसाज। जो बच्चों की मालिश की जाती थी पुराने टाइम में, पैरों की, हाथों की, छाती की, सर की, है ना, बालों की,
वो इतनी रिच थी, इतने अच्छे तेल से करी जाती थी कि उनके हाथ पैर मजबूत हो जाते थे पहले ही। तो ये सब हमारा कल्चरल जो कल्चर दे रहा था हमारे चाइल्ड केयर को, आयुर्वेद ने दे दिया, गुरुकुल ने दे दिया, पंचकोश ने दे दिया, और ये कल्चर की बारी थी। तो कल्चर ने भी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को क्या दिया, वो हमने सीखा। Preserving traditional practices. The close correspondence of the sanskars stages with modern scientific thought and knowledge regarding child care and development is remarkable. अब इसमें जैसे मैं बताता आ रहा हूँ, ये रिमार्केबल है कि इन चीज़ों का कॉरस्पॉन्डेंस मॉडर्न साइंटिफिक थॉट से इतना ज़्यादा कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं पुराने टाइम में और अब से रिलेट करके, ठीक है। वन एग्जाम्पल इज अन्नप्राशन और वीनिंग एट 6 मंथ्स, 6 महीने पर खाना खिलाने वाला जो संस्कार था, विच इज कम्प्लीटली सिंक्रोनस with the current emphasis on exclusive breastfeeding for the 6 months of life। ये एक तरीके से एकदम से सिंक्रोनाइज कर रहा है अन्नप्राशन, हमारी जो इस टाइम की मॉडर्न टाइम में 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग को सजेस्ट करते हैं, उससे सिंक्रोनाइज कर रहा है हमारा अन्नप्राशन का संस्कार। इसलिए इसलिए इन चीज़ों को रिमार्केबल कहा गया है। While some of these practices are still visible in extended families, the changes in family structures and trend towards nuclear families has resulted in these practices getting diluted। अब हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिलीज थी, दादी दादा चाचा ताऊ, है ना, इन सब में जो कुनबा जिसको कहते थे, उस टाइम पे ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से हो पाती थी। मगर जैसे जैसे फैमिलीज न्यूक्लियर हो रही हैं, चार चार में तीन में सिमट रही हैं, चार इंडिविजुअल तीन इंडिविजुअल में सिमटती जा रही हैं, तो ये चीज़ें भी डाइल्यूट हो रही हैं, घट रही हैं, ठीक है। अब संभालने वाला कोई है नहीं, तो काहे का अन्नप्राशन और काहे के ये सारे चीज़ों से खेलना, ये सब मिल ही नहीं पा रहा बच्चों को, है ना। अब जब ये मिल नहीं पाएगा तो डेवलपमेंट तो आप सोच लीजिए किस पेस पे होगा। To ensure effectiveness, local relevance, and to keep alive the rich range of India's diverse and vibrant early childhood care and education tradition, these must be appropriately incorporated in the curricular and pedagogical framework of the ECC। अब ये कह रहे हैं भाई इतना सब कुछ बदल रहा है मगर हम इसको प्रिजर्व तो करना है, तो इन्होंने क्या करा है कि हमारा जो फ्रेमवर्क है NCF, उसका अर्ली चाइल्डहुड केयर का जो पार्ट है उसमें इसको इंडल्ज करें, इन चीज़ों को, इन प्रैक्टिसेस को, ठीक है, ताकि वो कल्चर हमारा ट्रेडिशनल बचा रहे। आगे हम देखते हैं पायनियर्स एंड थिंकर्स इन इंडियन एजुकेशन। अब ये सब हमने बात कर लिया, हम बात करेंगे जो हमारे एजुकेशन के थिंकर्स थे इंडिया में, उन्होंने क्या बात करी है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे। Many illustrious personalities have contributed to educational thought in India। एजुकेशन का जो थॉट है, सोच है, उस पर बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है। Most of their concern in education went far beyond the immediate into questions and of ethical living and nation building। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इनमें से ज़्यादातरों का जो थॉट है वो उस टाइम से भी आगे बढ़कर एथिकल लिविंग और नेशन बिल्डिंग पर फोकस कर रहा था, ठीक है। वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, उनका थॉट इतना मतलब ज़्यादा गहन था। अब एक एक करके इन थिंकर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनके बारे में तो आपने खूब सुना होगा, सावित्री बाई एंड ज्योतिबा फूले। Savitribai and Jyotiba Phule were strong proponents of social justice committed to the cause of the marginalized। जो लोग हाशिए पर हैं समाज में, हाशिया मतलब मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके लिए जस्टिस के बारे में बात करते थे कौन, सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले। दे एस्टेब्लिश स्कूल्स फॉर गर्ल्स। अब सबसे ज़्यादा हाशिए पर उस समय कौन थी, गर्ल्स ही थी, ठीक है। And for children from vulnerable communities at a time when this was virtually unheard of। अब इसके अलावा कौन वो थे हाशिए पर, बच्चे थे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए जिनको समाज में जोड़ा नहीं जा रहा था, तो लड़कियां और ये सब बच्चे
इनके बारे में बात करी गई, इनके लिए न्याय के बारे में बात करी ऐसे समय पर जब इस सब न्याय के बारे में कोई सोचता ही नहीं था कि ये भी कोई चीज़ हो सकती है सोचने की, इनको भी कोई जस्टिस दिया जा सकता है। ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, क्या 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 काम करे इन्होंने? ज्योतिबा फुले argued for expansion strengthening of primary education with school curriculum designed to meet the requirements of all children especially underprivileged। इन्होंने कहा प्राइमरी एजुकेशन को एक्सपेंड करना है और स्ट्रेंथन करना है एक स्कूल करिकुलम के साथ जो कि डिज़ाइन कर रखा है बच्चों, हर तरीके के बच्चों के नीड के लिए, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको इतने संसाधन नहीं मिले, इतने प्रिविलेज नहीं है, उनको खासकर ध्यान में रखते हुए एक स्कूल करिकुलम बने और प्राइमरी एजुकेशन को एक्सपेंड करें और स्ट्रेंथन करें। उसके अलावा इन्होंने बात करी गर्ल्स एजुकेशन पायनियर। ठीक है, गर्ल्स के एजुकेशन के स्पेशली बात करती थी ये। सावित्री बाई फुले ensured that girls were taught mathematics and sciences, a marked different curriculum from that what was taught even at many of schools for boys। Markedly different curriculum from what was taught even at many of the school फॉर बॉयज़, एक अलग करिकुलम के बारे में बात करी और लड़कियों को मैथ्स और साइंस पढ़ाने की इन्होंने एडवोकेट करा, बात उठाई। और क्या बात करी इन्होंने? सोशल चेंज थ्रू एजुकेशन, सामाजिक बदलाव का शिक्षा के जरिए। फॉर बोथ ऑफ देम द कॉज ऑफ एजुकेशन वुड ऑलवेज बी थॉट थॉट ऑफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ लार्ज सोशल एजेंडा फॉर चेंज इन सोसाइटी। अब ये कह रहे हैं जो लार्ज एजेंडा है वो समाज में बदलाव लाने का है, उसका जो थॉट है वो एजुकेशन ही है। ठीक है, द कॉज ऑफ एजुकेशन वुड ऑलवेज बी थॉट ऑफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ लार्ज सोशल एजेंडा फॉर चेंज इन सोसाइटी। ठीक है। अगले हमारे थिंकर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में भी आपने खूब सुना है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर्स आइडियाज ऑन एजुकेशन एम्फसाइज हार्मनी, बैलेंस एंड टोटल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी पर इनका ज़्यादा वो था झुकाव। द क्रक्स ऑफ टैगोर्स एजुकेशनल फिलोसफी वॉज लर्निंग फ्रॉम नेचर एंड लाइफ। एक पर्सनैलिटी और दूसरा नेचर। अभी जब जब भी टैगोर के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे या सोचेंगे तो जो दो मेन चीज़ें हैं वो है, एक तो पर्सनैलिटी के बारे में इनका ज़्यादा झुकाव था और दूसरा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ये नेचर के बारे में बहुत बात करते थे। और क्या बात है? क्रिएटिविटी, फ्रीडम, जॉय, लर्निंग फ्रॉम नेचर, कल्चरल अवेयरनेस। टैगोर्स आइडियाज़ ऑन लर्निंग इन नेचुरल सराउंडिंग, ये बात करते थे प्राकृतिक परिवेश में सीखना। एन एम्फेसिस ऑन फील्ड ट्रिप्स मतलब नेचर फील्ड ट्रिप्स, आप जानते ही हैं कि मतलब ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर सीखना समझना। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें पेड़ों के बारे में जानना है तो ये बात करते थे कि हम पेड़ों के पास जाकर ही उनको पेड़ों को जानें, ऐसा नहीं कि हम किताब में उस पेड़ को देखें। ठीक है, ये बात करते कि नेचुरल सराउंडिंग में बैठकर हमारा जो शिक्षा है वो हमें लेनी चाहिए। एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फर्दर प्रोपगेटेड प्ले एंड लर्निंग ऑफ वेरियस लाइफ स्किल्स इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा हम इन सब थिंकर्स के बारे में जो इन्होंने बात करी वो देख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद एम्फसाइज्ड अ होलिस्टिक प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों के बारे में बात करी। फॉर हिम द कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड ह्यूमन पॉसिबिलिटीज लाइज इन आत्मा, द सेल्फ एंड इन सेल्फ नॉलेज। इन्होंने बोला जो कोर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, हमारा जो मानव का जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उसका जो कोर है वो हमारी आत्मा में है, हमारी आत्मा के बारे में, हमारे ज्ञान में है, सेल्फ नॉलेज के बारे में, खुद के बारे में हम कितना जानते हैं, वो ही कोर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रू परफेक्शन ऑलरेडी लेटेंट इन ह्यूमन बींग्स। इन्होंने कहा जो एजुकेशन है वो एक तरीके से खोज है, मैनिफेस्टेशन है ट्रू परफेक्शन के लिए। ट्रू परफेक्शन जो कि ऑलरेडी छिपा हुआ है हमारे अंदर, ह्यूमन लेटेंट मतलब छिपा हुआ,
हमारे ह्यूमन बीइंग्स में जो परफेक्शन हमारी बॉडी में ऑलरेडी छिपा हुआ है, उसी की तरफ मैनिफेस्टेशन हमारा एजुकेशन है। उस ट्रू परफेक्शन की तरफ जब हम जाते हैं, वही एजुकेशन है और वो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, इसलिए हमें सबसे पहले खुद को जानना चाहिए। सेल्फ नॉलेज, यूनिवर्सल सब्जेक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। सेल्फ इज द एसेंस ऑफ व्हाट वी आर एंड देयरफॉर सेल्फ नॉलेज कैन नॉट बी सेट असाइड एज अनइम्पोर्टेंट। खुद के बारे में जो ज्ञान है, सेल्फ नॉलेज है, उसको अलग से हम नहीं रख सकते कि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम। सेल्फ इज़ व्हाट ऑल अस ह्यूमंस हैव एंड दस बोथ ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर यूनिवर्सल। ठीक है। ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी, if self were the essence of human existence, its knowledge would serve as the conditions of human perfectibility। ये कह रहे हैं कि सेल्फ है एसेंस ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, तो उसकी नॉलेज सर्व करती है एज द कंडीशन ऑफ ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी। अगर ह्यूमन को परफेक्ट होना है तो सेल्फ नॉलेज ही वो चीज़ है जो हमें उस तरफ ले जा सकती है। महात्मा गांधी ने क्या कहा, ये हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी विजुअलाइज एजुकेशन एज मीन्स ऑफ अवेकनिंग means of awakening of nations conscience to injustice, violence, inequality and change in the social order। इन्होंने कहा जो एजुकेशन है वो क्या है, समाज की जागरूकता और समाज के चेतना की जागरूकता किसके लिए, अन्याय की तरफ, हिंसा की तरफ और इनइक्वालिटी यानी जो ऊंच नीच हमारे समाज में बसी हुई है उसके तरफ जब हमारी समाज की चेतना जागरूक होगी, वही एक्चुअल में एजुकेशन है। गांधी रिकमेंडेड द यूज ऑफ इमीडिएट एनवायरनमेंट, इन्होंने भी इमीडिएट एनवायरनमेंट का यूज के बारे में बात करी। इंक्लूड इनके इनके लिए एक स्पेशल क्या था कि मदर टंग का इन्होंने बोला कि ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, इंक्लूडिंग द मदर टंग एंड वर्क एज अ रिसोर्स फॉर सोशलाइजिंग द चाइल्ड इनटू ट्रांसफॉर्मेटिव विजन ऑफ सोसाइटी। इन्होंने बात करी कि मदर टंग और का वर्क को यूज करना एज अ रिसोर्स फॉर सोशलाइजिंग द चाइल्ड इनटू ट्रांसफॉर्मेटिव विजन ऑफ द सोसाइटी। एक समाज का जो ट्रांसफॉर्मेटिव विजन है वो किसके थ्रू जा रहा है, मदर टंग और वर्क, चाइल्ड से जुड़ा हुआ। ठीक है, चाइल्ड जब मदर टंग और अपने काम पर फोकस करेगा तो एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेटिव सोसाइटी जो हम सोच रहे हैं वो बन पाएगी। 3 चीज़ों के बारे में फेमस है, मतलब इनका जो सिस्टम है एजुकेशन का, हैंड, हार्ट और हेड। हार्ट मतलब इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, हैंड मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स एंड वर्क, वोकेशन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, और हेड मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब हमारी समझ का विकास, हमारे मन का यानी इमोशंस का डेवलपमेंट और हमारे स्किल्स का डेवलपमेंट। हेड, हार्ट और हैंड। ही formulated a curriculum called a pre-basic education for children less than 6 years। इन्होंने एक करिकुलम डेवलप करा जिसका नाम था प्री बेसिक एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन लेस देन 6 years। लर्निंग was based on children's development and interest with a stress on the 3 H's। 3 H पर है, हार्ट, हैंड और हेड पर फोकस करते हुए एक करिकुलम इन्होंने दिया 6 साल के कम से कम के बच्चों के लिए। ठीक है। Sri Aurobindo, the idea of integral education was central to Sri Aurobindo's teaching। Idea of integral education, ठीक है, development of the child is not only the cognitive but is also the physical, the vital, the mental and psychic and spiritual। ये भी वही बात कर रहे हैं, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ही तो हो गया, ये फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ कॉग्निटिव ही नहीं। डिवाइन पोटेंशियल, ऑल चिल्ड्रन हैव समथिंग ऑफ द डिवाइन इन देम, समथिंग ऑफ द डिवाइन, समथिंग दैट इज यूनिक टू देम, मतलब हर बच्चे में कोई ऐसी चीज है जो उनके लिए यूनिक है, उनकी यूनिक है, और एक ऑल चिल्ड्रन समथिंग ऑफ द डिवाइन इन देम, कुछ अलग है सब बच्चों में, डिवाइन है और यूनिक है। टीचर एज गाइड के बारे में इन्होंने बात करा कि जो टीचर है वो गाइड है, जो आज भी हम बात करते हैं। द टीचर शोज द चिल्ड्रन
child where knowledge lies and how it can rise to the surface. इन्होंने कहा टीचर बताता है बच्चे को कि ज्ञान जो है वो कहाँ है और वो कैसे सरफेस तक लाया जा सकता है। फ्री लर्निंग के बारे में इन्होंने बात करी। ओनली फ्री एंड इंटरेस्ट ड्रिवन लर्निंग कैन नर्चर द सोल ऑफ द चाइल्ड। अब फ्री लर्निंग ये पैसे वाली फ्री नहीं, फ्री लर्निंग मतलब ज़बरदस्ती किसी को ना सिखाया जाए, उसका इंटरेस्ट हो सीखने में, तभी वो अच्छी तरीके से सीख पाएगा। कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट। Yet child develops consciousness through the five senses and mind as the sixth sense। इन्होंने कहा जो चाइल्ड डेवलप करता है अपनी कॉन्शियसनेस को, वो अपने 5 सेंस जो है हमारी बॉडी के उनसे, और छठी सेंस जो हमारी खुद का जो दिमाग है उससे डेवलप करता है। श्री अरबिंदो के आश्रम स्कूल के बारे में बात करी गई है। श्री अरबिंदो ने फाउंड करे 1950s में principle of free progress where many revolutionary concepts of school education were experimented possibly for the first time in India। 1950 में बात करी गई इन्होंने फ्री प्रोग्रेस की, और इनके स्कूल थे आश्रम स्कूल्स, सेल्फ पेस्ड लर्निंग एंड इवेल्युएशन, हैंड्स ऑन एजुकेशन, एब्सेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। चिल्ड्रन प्रोग्रेस एट देयर ओन नेचुरल पेस विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। बच्चों अपने रफ्तार पर बढ़ते थे, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप 7वीं में 1 साल रहेंगे या 2 साल रहेंगे, अगर आप कम उम्र में ज़्यादा सीख पाते तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, और कम उम्र में इतनी रफ्तार से नहीं सीख पाते तो आप अपनी रफ्तार से आगे सीखेंगे। हैंड्स ऑन एजुकेशन, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंशियल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। बच्चा करके सीखे, कुछ चीज़ सीख पा रहा है तो उसको तरीके से उसका हैंड्स इन्वॉल्व हो, उसका माइंड इन्वॉल्व हो। हैंड्स ऑन लर्निंग मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स की एब्सेंस ही लर्निंग फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरेशन रादर देन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। कोई प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट नहीं होते थे, किताबें नहीं होती थी, बच्चा एक्सप्लोरेशन से, एक्सपीरियंस से सीखता था। अभी हमारे आखिरी में है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, जय कृष्ण मूर्ति भी जिनको कहा जाता है। Often stated that purpose of education is to bring about freedom, love, the flowering of goodness and the complete transformation of the society। अच्छाई का एक तरीके से फूल खिलना, फ्रीडम होना, है ना, और इसी से आएगी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। इनर फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग, डिस्कवरिंग वोकेशन, the deeper freedom of the psyche and the spirit, the inner liberation that is both the means and the ends of education। इन्होंने कहा जो फ्रीडम है वही मीन्स है, साधन है, और वही साध्य है, वही हम अचीव करना चाह रहे हैं, और वही उसी से हमें अचीव हो पाएगा, डीपर फ्रीडम से। एजुकेशन वॉज फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग फ्रॉम इट्स वास्ट एक्यूमुलेटेड नॉलेज एज ट्रेडिशन। अब कंडीशनिंग क्या होती है? आदत डाल देना किसी चीज़ को, उससे फ्रीडम होनी चाहिए। इसके बारे में इन्होंने बात करी। डिस्कवरिंग वोकेशन, ईच पर्सन हैज़ अ यूनिक वोकेशन दैट नीड्स टू बी डिस्कवर्ड। व्हाट दे रियली लव टू डू हैड टू बी फाउंड एज एंड परस्यूड। उन्होंने कहा एक इंसान का असली में क्या पसंद करता है, क्या करना चाहता है, वो पहले तो उस चीज़ की खोज हो, और जब खोज हो जाए उस चीज़ की तो उसकी तरफ बढ़ा जाए, परसूट करा जाए, ठीक है, उसको सीखने के लिए। जो कि हमने गुरुकुल सिस्टम में भी देखा था ना, पहले हम जानते थे कि हमें एक्चुअली में हम किसके लिए बेस्ट फिट है, और फिर उसी तरफ पढ़ते थे, आगे लिखते थे। वही बात इन्होंने कही कि डिस्कवर करना है पहले अपना वोकेशन। टू डू एनीथिंग एल्स वॉज डिप्रिवेशन ऑफ द वर्स्ट काइंड। अब इस चीज़ को छोड़कर कुछ अगर करते हैं तो वो एक तरीके से वर्स्ट डिप्रिवेशन है। स्पेशली इफ सच डिप्रिवेशन वॉज इन ऑर्डर टू परस्यू मॉनिटरी और प्रोफेशनल सक्सेस और अदर सच सोशियो कल्चरल एस्पिरेशन, जो आज के टाइम में हो रहा है। उन्होंने इसको वर्स्ट कहा कि सिर्फ पैसे के लिए कुछ सीखना या करना एक तरीके से वर्स्ट है, सबसे बेकार चीज़ वही है। अगर आपका मन उस चीज़ में नहीं लग रहा तो आप कुछ बेटर नहीं कर पाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है।
मैं दोबारा आपको सॉरी बोलूँगा, मेरे को बहुत खांसी आ रही थी बीच में, ठीक है। तबीयत मेरी उतनी ठीक नहीं है, खांसी नहीं जा रही है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ मैं ठीक करने की। अगले पार्ट में इसका अगला देखेंगे, इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी थी। आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे अपना एनसीएफ कंप्लीट हो जाए, और आप साथ के साथ बाकी चीज़ भी आप पढ़ते रहें अपनी, ठीक है। आप अगर डायरेक्टली एनसीएफ पढ़ना चाहते हैं तो वो और भी बेटर है, मगर आपको उतना ग्रास्प नहीं कर पाते तो आप वीडियो देख सकते हैं। साथ के साथ बाकी चीज़ें भी पढ़ते रहें, पार्ट ए पर भी अपना फोकस करें, पार्ट बी पर भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।